नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों यहाँ पर हम रीट के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम अभी इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमने इससे पहले वाले वीडियो में कहाँ पर टॉपिक छोड़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों के बारे में कि कहाँ पर किस देश में कौन सा स्थान स्थित है। ठीक है, तो इसे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस क्लास को। मित्रों, यदि आप चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पर नए हो, तो मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आपको मेरे द्वारा यहाँ से अपलोड किए जाने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप रेगुलर क्लास लेते रहे और अपनी तैयारी करते रहे मित्रों। ठीक है मित्रों, और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि हम उनकी तैयारी में भी थोड़ा सा हमारा सहयोग दे सके। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान में कौन कौन से स्थान हैं सिंधु घाटी सभ्यता के? कालीबंगा और बालातल। यूपी में है आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुल्लास। गुजरात में है लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, रोजदी, प्रभासपतन और सूरकोटड़ा। अब बात करें हम कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में कौन सा स्थान है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है। तो हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में है आलमगीरपुर, ये कहाँ पर है? यूपी में हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिम में है सुदकांगीडोर, ये बलूचिस्तान में है दास्क नदी के किनारे। और उत्तर में पड़ता है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा दक्षिण में देमाबाद, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है, प्रवरा गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के चारों स्थान जो चारों दिशाओं में, इनका आपको ध्यान में रखना है। संपूर्ण सैंधव सभ्यता का आकार कैसा था? सम चतुर्भुजाकार। और पहले कैसा था? त्रिभुजाकार। प्रारंभ में सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, जो कि वर्तमान में कितना हो गया है? 15 लाख वर्ग किलोमीटर। अब तक संपूर्ण सैंधव सभ्यता में लगभग 2008 से 800 स्थानों की खोज की जा चुकी है। इनमें से सर्वाधिक स्थान लगभग 2000 भारत में खोजे गए हैं और भारत में भी सर्वाधिक स्थान गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर ये पूरी लाइन आपको ध्यान में रखनी है मित्रों। जून 2016 में हरियाणा के बर्राना नामक हरियाणा में बर्राना नामक स्थान खोजा गया, जो कि अब तक का सबसे नवीनतम स्थान माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये ध्यान में रखना है, बर्राना हरियाणा में है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का सबसे नवीनतम खोजा गया स्थान है। और सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है मित्रों। सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां पाई जाती थी। कौन कौन सी? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्य सागरीय, द्रविड़ और अल्पाइन और मंगोलियन। सर्वाधिक साक्ष्य मिलते हैं निर्माता के रूप में भूमध्य सागरीय द्रविड़ के। और हड़प्पा एक मिनट हड़प्पा जो ये स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसकी खोज कब की गई थी? 1921 में। किसने की? दयाराम साहनी ने। कहाँ पर है हड़प्पा? पाक जिले के मोंटगोमरी, वर्तमान में शाही जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के भी बाएं तट पर। और इसका उत्खनन, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? 1926 में माधव स्वरूप वत्स और 1946 में मार्टिन व्हीलर ने। तो हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। ये मोंटगोमरी जिले को वर्तमान में साहिवाल जिले के नाम से जाना जाता है।
और यदि पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी किनारे, रावी नदी के भी किस किनारे स्थित है, बाएं तट पर। और हड़प्पा का उत्खनन कितनी बार हुआ, 2 बार। 1926 में माधोसर वत्स के द्वारा करवाया गया और 1946 में मार्टिन व्हीलर के द्वारा करवाया गया। यह हड़प्पा जो नगर है 2 भागों में विभाजित था। पूर्वी टीला, हड़प्पा नगर 2 भागों में विभाजित था। पूर्वी टीला जिसे नगर टीला भी कहते हैं और पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग टीला कहा जाता है। हड़प्पा से 6 की पंक्तियों में 2 धान्य कोठार मिले हैं जहाँ से गेहूँ और जौ के साग से मिलते हैं। उत्तम किस्म की जौ के साग से बनवाली से मिलते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना है, जौ के साग से हमको हड़प्पा से मिले, लेकिन उत्तम किस्म की जौ के साग से हमको बनवाली से मिलते हैं। और बनवाली कहाँ पर मित्रों, हरियाणा में। हड़प्पा के दुर्ग टीले में मजदूरों हेतु बैरक बने हुए मिले हैं, साथ ही यहाँ से श्रमिक आवास के साक्ष्य भी मिलते हैं। दुर्ग टीले में ही प्रशासनिक भवन के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे यह पता चलता है कि प्रशासनिक वर्ग दुर्ग टीले में निवास करता था। इंपॉर्टेंट करके याद में रखना है मित्रों, जहां संपूर्ण सैंधव सभ्यता के नगर 2 भागों में विभाजित थे, वहीं धोलावीरा एकमात्र स्थान था जो 3 भागों में विभाजित था। ये ध्यान में रखना है, संपूर्ण सैंधव सभ्यता के नगर जो थे 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन इनमें से भी एक स्थान धोलावीरा ऐसा था जो 3 भागों में विभाजित था। ये ध्यान में रखना। फिर से इंपॉर्टेंट करके, संपूर्ण सैंधव सभ्यता में लोथल का गोदीवाड़ा सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत थी। संपूर्ण सैंधव सभ्यता में लोथल का गोदीवाड़ा सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत थी, वहीं हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी। ये दोनों लाइनें आपको जरूर याद में रखना है, महत्वपूर्ण लाइनें दोस्तों ये। अब बात करें आगे हम, तीसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत मोहनजोदड़ो का स्नानागार था। तो तीनों लाइनें आपको ध्यान में रखनी है, इससे पहले वाली भी और ये वाली भी। नगर टीला की बात करें तो नगर टीले का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वी दिशा में बना होने के कारण इसे पूर्वी टीला भी कहा जाता था, जबकि नगर टीले की मुख्य सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ थी। यह सड़कें मूलतः मिट्टी से बनी होती थी और इनकी चौड़ाई 10 मीटर थी। नगर की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति या ग्रिड पैटर्न पद्धति भी कहते थे। यहाँ पर आप समझ रहे होगे, समझाने की आवश्यकता नहीं है और हमको समझना भी नहीं है अभी, हमको तो सिर्फ तथ्य याद करना है और एग्जाम पास करनी है मित्रों, सिर्फ। अब यदि हम समझने बैठ गए तो फिर बहुत बड़ा हम गलती कर चुके होंगे यहाँ पर। अब हमको सिर्फ फैक्ट याद करना है, फरवरी में एग्जाम देना है और एग्जाम निकालना है, बस। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ अब एग्जाम क्लियर करने का होना चाहिए, एग्जाम क्रैक करने का होना चाहिए। नगर के घरों के दरवाजे एक दूसरे के आमने सामने गलियों में खुलते थे। संपूर्ण सैंधव सभ्यता में लोथल एकमात्र स्थान था जिसके घरों के दरवाजे गलियों के बजाय मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। यानी कि संपूर्ण सैंधव सभ्यता में लोथल ही एकमात्र स्थान था जिसके घरों के दरवाजे गलियों के बजाय मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। नगर टीले के दक्षिणी भाग में 2 प्रकार के कब्रिस्तान, 1 मिनट आपको दिख नहीं रहोगा, हाँ रेडी। नगर टीले के सामने ईंटों का एक वर्गाकार चबूतरा मिला है जो कि महिलाओं हेतु वहां बैठकर धान साफ करने के प्रयोग में लिया जाता था। तो नगर टीले के सामने ईंटों का एक वर्गाकार चबूतरा मिला है। किस टीले के सामने वर्गाकार ईंटों का चबूतरा मिला है? तो नगर टीला, ठीक है, ये याद में रखना है। ऋग्वेद में महिलाओं को हरियूपिया कहा गया है। ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया कहा गया है। दुर्ग टीले के पास में स्थित नदी के पेटा होता है किनारा, से कुछ नावों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। दुर्ग टीले के पास से स्थित नदी के पेटे से किनारे से कुछ नावों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं।
हड़प्पा से प्राप्त अन्य अवशेष कौन से हैं? तो हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मरण मूर्ति भी प्राप्त हुई है। हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से स्त्री के गर्भ से स्त्री गर्भ से निकलते हुए पौधे की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो स्थान होगा हड़प्पा। ये ध्यान में रखना, जिसे हड़प्पा वासियों ने उर्रा देवी या पृथ्वी देवी कहा है। ठीक है, ये लाइनें आपको ध्यान में रखना है। नरक, बंद प्रस्तर, कांसे का दर्पण, मानव के साथ बकरे के स्वादान के साक्षी, यानी कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्षी रोपड़ से मिलते हैं के साक्ष्य तथा इस प्रकार के प्राचीनतम साक्ष्य जम्मू कश्मीर स्थित बुर्ज होम से मिलते हैं, जो कि नवपाषाणिक स्थान था। ये ध्यान में। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से मिली है, जबकि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहरे के प्रकारों की बात करें तो मोहरों के 3 प्रकार मिले हैं, वर्गाकार मोहरे, वर्ताकार मोहरे और आयताकार मोहरे। आयताकार मोहरे सेल खड़ी से स्टोराइड से बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और मोहनजोदड़ो खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो से 9 बार बसकर उजड़ने वाले शहरों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थान था स्नानागार। इस स्नानागार को मार्शल महोदय ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है तथा इसे विराट वस्तु की संज्ञा दी है। इसे ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। यह स्नानागार विभिन्न धार्मिक अवसरों पर प्रयोग में लिया जाता था। इस स्नानागार में उतरने हेतु उत्तर व दक्षिण कोनों में सीढ़ियां बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष कौन से हैं? कांस्य की नृत्यरत नारी की मूर्ति मिली है। मंगोलियन पुजारी का सिर भी मिला है मोहनजोदड़ो से। महाविद्यालय भवन के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। और सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। अब इम्पोर्टेंट करके याद में रखना है, सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय यूनानियों को दिया जाता है। सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय यूनानियों को दिया जाता है, जिसे यूनानियों ने सिंडन नाम दिया है। यानी कि यूनानियों ने कपास को कौन सा नाम दिया है? सिंडन। हाथी का कपाल खंड मिला है। घोड़े के खुर के साक्ष्य मिले हैं। फिर इम्पोर्टेंट करके हमको ध्यान में रखना है, सैंधव सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से व सुरकोटड़ा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़ों के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से व सुरकोटड़ा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन खुदाई के अंतिम चरणों में मिले हैं। अतः सैंधव सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। गले हुए तांबे के ढेर मोहनजोदड़ो से किसी प्रकार के गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं, और मोहनजोदड़ो से किसी भी प्रकार के कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले, क्योंकि यहाँ शवों को जलाने की परंपरा थी। चन्हुदड़ो का अर्थ होता है टीला। चन्हुदड़ो का अर्थ है टीला। इसकी खोज 1931 में नानी गोपाल मजुमदार ने की थी, जिनका शॉर्ट नाम हमको पढ़ने को मिलता है NG मजुमदार। और चन्हुदड़ो है कहाँ पर? सिंध पाकिस्तान में। उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मेके के द्वारा करवाया गया था। चन्हुदड़ो सैंधव सभ्यता का एक औद्योगिक नगर था। यहाँ से मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य मिलते हैं? चन्हुदड़ो खोज किसने की थी? नानी गोपाल मजुमदार ने। कब की थी? 1931 में। और उत्खनन किसने करवाया था? 1935 में अर्नेस्ट मेके ने। ये ध्यान में रखना है। लिपस्टिक के साक्ष्य पीतल की इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी व हाथी खिलौनों के साक्ष्य, शाही की दवात के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। चन्हुदड़ो
से किसी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले। ये ध्यान में रखना है, चनूदड़ों से किसी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले। और चनूदड़ों से बिल्ली के पीछे कुत्ते के भागते हुए पद चिन्ह जरूर मिले हैं। यानी कि चनूदड़ों से दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन बिल्ली के पीछे कुत्ते के भागते हुए पद चिन्ह मिले हैं। ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं मित्रों। संपूर्ण सैंधव सभ्यता में एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ से जूकर व जांगर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो कौन सा है? चनूदड़ो। लोथल की बात करें तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। और इसकी खोज 1954 में किसने की थी? रंगनाथ राव ने। और लोथल है कहाँ पर? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। बात करें साक्ष्यों की तो लोथल से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। लोथल से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। बाजरे के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले हैं। चक्की के 2 पार्ट के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। और मन के बनाने का कारखाना लोथल से। और एक बार पीछे मिला है, कहाँ से मिला है? चनूदड़ों से। ध्यान में रखना है। लोथल से बाट, माप, तोल, पैमाना, हाथी दांत का पैमाना भी मिला है। लोथल से बाट, माप, तोल का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना भी मिला है। लोथल भी चनूदड़ों की तरह एक औद्योगिक नगर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 नगर ऐसे थे जो औद्योगिक थे। कौन कौन से? लोथल और चनूदड़ो। लोथल से गोदीवाड़ा अर्थात डाकयार्ड मतलब बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ से 4 नाव के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल की समुद्र की देवी का नाम था सिकोत्री माता। लोथल की समुद्र की देवी का नाम था सिकोत्री माता। यहाँ से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ से? लोथल से। और लोथल की जो समुद्र की देवी थी उसका नाम था क्या? सिकोत्री माता। कोवे के साक्ष्य व पंचतत्व में वर्णित चालाक लोमड़ी के साक्ष्य भी मिलते हैं। कहाँ से? लोथल से। और लोथल से ही हवन कुंड या अग्नि के साक्ष्य भी मिलते हैं। ये ध्यान में रखें। अब बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा तो हमारे लिए जानी पहचाना सा एक स्थान है, क्योंकि हम शुरू से इसको पढ़ते आए हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है मित्रों? काले रंग की चूड़ियाँ। और खोज 1951 भी ध्यान में रखना है, 1953 भी, दोनों आते हैं। तो ऑप्शन में आपको पहले 1953 को चुनना है, उसके बाद में 1951 को। ठीक है। खोज किसने की थी कालीबंगा की? अमलानंद घोष ने। और कालीबंगा है कहाँ पर? हनुमानगढ़ में, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे, जिसे वर्तमान में गग्गर नदी भी कहा जाता है। और कालीबंगा के उत्खनन की बात करें तो 1961-63 में बीबी लाल बीके थापर के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। किसका? कालीबंगा का। साक्ष्यों की बात करें तो कालीबंगा से ऊंट, खेती, कुआं, कच्ची ईंटों के मकान, दीनहीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी के हल्के साक्ष्य भी हमको कालीबंगा से मिलते हैं। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थान था जहाँ के प्रत्येक तीसरे घर से कुएं के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान में रखना मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थान था जहाँ के प्रत्येक तीसरे घर से कुएं के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से लोथल की तरह खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से लोथल की तरह खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से 3 प्रकार के दाहा मतलब सावधान के साक्ष्य मिलते हैं, आंशिक, पूर्ण और दाह संस्कार। कालीबंगा से विश्व के प्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान में रखना है, कालीबंगा से विश्व के प्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से अलंकृत ईंट व फर्श के साक्ष्य भी मिलते हैं। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य भी मिले हैं। इंपॉर्टेंट, फिर से बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता माने जाने वाले स्थान मेसोपोटामिया से भी मिलते हैं।
बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य कालीबंगा से तो मिले ही हैं, इसके साथ में बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता माने जाने वाले स्थान मेसोपोटामिया से भी मिले हैं। अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि कालीबंगा और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापारिक संबंध थे। इन दोनों के बीच में व्यापार होता रहता था, लेन देन होती थी। कालीबंगा से हवन कुंड व वेदिकाओं के साक्ष्य भी मिले हैं। बात करें हम सुरकोटड़ा की खोज 1960 में जगपति जोशी ने की थी और ये कच्छ के रण गुजरात में स्थित है। सुरकोटड़ा एकमात्र स्थान है जहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली है। सुरकोटड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थान है जहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश के पतन के साक्ष्य भी हमको सुरकोटड़ा से ही मिलते हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश पतन के साक्ष्य भी हमको सुरकोटड़ा से ही मिलते हैं। सुरकोटड़ा से तराजू के 2 पलड़े भी प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता के उस स्थान का नाम बताओ जहाँ से तराजू के 2 पलड़े प्राप्त हुए हैं। कौन सा होगा? सुरकोटड़ा। अब बात करते हैं धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में मनहर व मानसर नदियों के किनारे स्थित है। धोलावीरा गुजरात में मनहर व मानसर नदियों के किनारे स्थित है। दोनों नदियों के नाम याद रखने हैं अपने को। खोज 1967 में जगपति जोशी ने की थी, किसकी? धोलावीरा की। और उत्खनन 1991 में रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। किसका उत्खनन? धोलावीरा का। किसके द्वारा? रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा। कब किया गया? 1991 में। और धोलावीरा के संबंध में साक्ष्यों की बात करें तो धोलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। सूचना पट हमको धोलावीरा से मिला है। बांध या नहर के साक्ष्य हमको धोलावीरा से मिलते हैं। धोलावीरा संपूर्ण सैंधव सभ्यता में सबसे सुंदर नगर था। ध्यान में रखना है, सैंधव सभ्यता का सबसे सुंदर नगर कौन सा था? धोलावीरा, जो 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग टीला, मध्य टीला और नगर टीला। इसमें से दुर्ग टीला प्रशासनिक वर्ग के लोगों के लिए था। मध्य टीला में प्रशासनिक व व्यापारिक वर्ग के लोग रहते थे और जो नगर टीला था इसमें सामान्य लोग निवास करते थे। धोलावीरा व राखीगढ़ी भारत में खोजे गए सबसे बड़े 2 नगर है जो कि संभवतः भारत में राजधानी के रूप में रहे होंगे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत धोलावीरा और राखीगढ़ी एक ऐसे स्थान है जो सबसे बड़े नगर है। ऐसा माना जाता है कि भारत में ये दोनों स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के राजधानी रहे होंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में खोजे गए सबसे बड़े नगर कौन से हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के भारतीय उपमहाद्वीप में खोजे गए सबसे बड़े नगर, इनमें एक है मोहनजोदड़ो, वह हड़प्पा, गनेड़ीवाला, धोलावीरा और राखीगढ़ी। ठीक है मित्रों, ये ध्यान में रखना है। अब बात करें हम बनवाली की, तो बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा में। बनवाली हरियाणा स्थित इस स्थान की खोज 1973 में की गई थी, जो कि प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। बनवाली से जो कि उत्तम किस्म की खेती, तिल व सरसों के ढेर, तांबे के बाणाग्र, मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। बनवाली से मातृ देवी मरण मूर्ति व कुछ मोहरे भी मिली है। बनवाली से मातृ देवी की मरण मूर्ति व कुछ मोहरे भी मिली है, जिन पर मातृ देवी का अंकन मिलता है। जहां संपूर्ण सैंधव सभ्यता में नाले व्यवस्था थी, इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी, वहीं बनवाली में नाले व्यवस्था का अभाव मिलता है। देखो मित्रों, कितनी अच्छी बात है कि संपूर्ण सैंधव सभ्यता ऐसी थी जहां पर पानी के निकास के लिए नाले की व्यवस्था थी, लेकिन सिंधु सभ्यता में एक स्थान ऐसा भी था जहां पर नाली का अभाव था, नालियों की व्यवस्था नहीं की गई थी। वो स्थान था बनवाली। राखीगढ़ी की बात करें हम तो इसकी खोज रफीक मुगल के द्वारा की गई थी, जो कि हरियाणा में स्थित था। यहाँ से मातृ देवी अंकित एक लघु मुद्रा मोहर प्राप्त हुई है। इसका उत्खनन
अमरेंद्र नाथ के द्वारा 1997-98 में किया गया था। तो राखी गढ़ी का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? अमरेंद्र नाथ के द्वारा। कब किया गया? 1997-98 में। रोपड़ की बात करें, रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। उत्खनन 1956 में यज्ञदत्त शर्मा ने ही किया था। किसका? रोपड़ का। और रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते के स्वादान के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि रोपड़ में मानव के साथ में कुत्ते को भी दफनाया जाता था। अब बात करते हैं स्थानों की कि कौन सा स्थान किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। चन्हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और कोटदजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के बाएं तट पर। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। और रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है। और सुतकांगडेर दास या दस्त नदी के किनारे स्थित है। ये ध्यान में रख। बाड़ा सतलज नदी के किनारे स्थित है। और देमाबाद परवरा और या फिर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यदि देमाबाद के संबंध में परवरा और गोदावरी दोनों नदियों का ऑप्शन होता है तो हमको फर्स्ट ऑप्शन परवरा को चुनना है। और यदि परवरा नहीं है तो गोदावरी को, गोदावरी नहीं है तो परवरा को। रोजदी मादर नदी किनारे और मांडा चेनाब नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता की देन की बात करें तो मातर देवी की उपासना, मोहरों से मातर देवी का अंकन मिलता है। मूर्ति पूजा, सूर्योपासना, पीपल पूजा सिंधु सभ्यता की देन मानी जाती है। स्वस्तिक का चिन्ह पशुपतिनाथ के साक्ष्य भी हमको सिंधु सभ्यता से मिले हैं। लिंग, योनि, जल पूजा के साक्ष्य भी हमको कहाँ से मिलते हैं? सिंधु सभ्यता से। मोहनजोदड़ो से ध्यान में लीन एक 4 मुख वाले देवता का अंकन मिलता है, जिसके चारों तरफ ऋषभ, हाथी, भैंसा, गेंडा व 2 हिरण मिलते हैं। इस मोहर के ऊपरी भाग पर एक मछली का अंकन भी मिलता है। इस प्रकार इसके चारों तरफ कुल 7 जीव दिखाई देते हैं। इसे पशुपतिनाथ कहा गया है। मार्शल महोदय ने इसे अद्यतम शिव की संज्ञा दी है। ध्यान में रखने वाली बातें हैं सब मित्रों। अब बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था। तो यहाँ पर व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था, यानी कि वस्तु दो वस्तु लो। लोथल से पारस की मोहरें व कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें मिली है, जो कि मेसोपोटामिया में प्रचलित थी। अतः इससे यह सिद्ध हो जाता है कि सैंधव सभ्यता के लोग विश्व के साथ व्यापार करते थे। 3 प्रकार की मोहरें हमको मिली है। वर्गाकार सर्वाधिक मिली है मोहनजोदड़ो से, और वर्ताकार और आयताकार। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी बैल हिरण का अंकन मिलता है। 9 प्रकार की प्रमुख फसलें मिली है, जिसमें से चावल की 3 किस्म, जो कि 2 किस्म फसल काटने हेतु पत्थर से बनी हंसियां दांतले का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग रागी से प्रचलित नहीं थे। ध्यान में रखना, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? रागी से परिचित नहीं थे। अब बात करें हम आयातित वस्तुओं की, तो आयातित वस्तुएं हम कहाँ से क्या मंगवाते थे? टिन और चांदी हम अफगान से और ईरान से मंगवाते थे। तांबा हम खेतड़ी, राजस्थान व बलूचिस्तान से मंगवाते थे। सोना ईरान, अफगान, दक्षिण भारत, कर्नाटक से मंगवाते थे। और शिलाजीत हिमालय के प्रदेशों में मिलती थी, यहाँ से मंगवाते थे। सैंधव सभ्यता से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? समाज कैसा था सिंधु सभ्यता का? मात्र सत्तात्मक, और मातर देवी की मरण मूर्तियाँ भी प्राप्त होती है। संपूर्ण सैंधव सभ्यता में किसी भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ध्यान में रखना, संपूर्ण सैंधव सभ्यता में किसी भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे। किसी भी वर्ग संघर्ष के साक्ष्य नहीं मिले हैं। लोहे से
वह घोड़े से अपरिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे और घोड़े से अपरिचित थे। तलवार के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से नहीं मिले हैं। और बात करें 3 प्रकार के शवदान के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। आंशिक, पूर्ण, दाह संस्कार। शवों को यहाँ पर दफनाया जाता था। सिर कहाँ रहता था? उत्तर में, पैर दक्षिण में, और कब्रिस्तान कहाँ पर थे? दक्षिण दिशा में। बात करें हम कुणाल की, तो कुणाल कहाँ पर है? हरियाणा में। और कुणाल हरियाणा से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। भर्राना कहाँ पर है? हरियाणा में। सैंधव सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थान माना जाता है, जिसकी खोज कब हुई थी? याद करो दोस्तों, कब हुई थी? हमने पढ़ा है पिछले पेज के ऊपर, पिछले हमने पढ़ लिया है। भर्राना जो सैंधव सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थान है हरियाणा में, इसकी खोज कब हुई थी? 2016 में। कब हुई थी? 2016 में। यहाँ से कुछ स्वर्ण आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। रोजदी से हाथी के साक्ष्य मिले हैं। रोजदी से हाथी के साक्ष्य मिले हैं। अब शुरू करते हैं हम वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता है, जिसका उल्लेख वेदों में मिलने के कारण इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। इसके संस्थापकों की बात करें तो वेदों में इसके संस्थापकों को आर्य कहा गया है। वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे इनको वेदों में क्या कहा गया है? आर्य। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ जन, अच्छे व्यक्ति, कुलीन व्यक्ति। आर्य संस्कृत भाषा के अरि प्लस ये शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुसंस्कृत, सुसंस्कृत या उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति। आर्य सफेद उपजाति की नागरिक शाखा से संबंधित मानव समुदाय था, जिसने अपने से कमजोर वर्ग को पराजित कर कमजोर वर्ग को दास के रूप में रखा, और यहीं से दस्यु का उल्लेख हुआ। दस्यु का मतलब गुलाम, दास, तथा आगे चलकर यहीं से दस्यु शूद्रों में परिणित हो गए। आगे हम बात करें आर्यों के स्थानों को लेकर, तो आर्यों के मूल स्थान को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार है। दयानंद सरस्वती कहते हैं आर्य लोग कहाँ से आए? तिब्बत से आए। बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से भारत आए, और मैक्स मुलर इनको मध्य एशिया से आए हुए मानते हैं। जर्मनी के विद्वान मैक्स मुलर ने भाषाई आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया है कि आर्य मध्य एशिया के पास ईरान के निवासी थे। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के पास ईरान के। और बोगोजगोई एशिया माइनर से प्राप्त लगभग 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है। बोगोजगोई अभिलेख की खोज 1907 में हुग्यो के द्वारा की गई। अभिलेख की भाषा कैसी है? इंडो ईरानी। बोगोजगोई अभिलेख की भाषा कैसी है? इंडो ईरानी। इस अभिलेख में 4 ऋग्वेद आर्य देवताओं का उल्लेख मिलता है, और ये देवता कौन कौन से? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। बोगोजगोई अभिलेख जिसकी खोज 1907 में हुई थी, जिसकी भाषा इंडो ईरानी है, इससे 4 ऋग्वेद कालीन देवताओं का उल्लेख मिलता है, जानकारी मिलती है। और ये 4 देवता कौन से? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। बात करें हम वैदिक सभ्यता के समयकाल की, तो वैदिक सभ्यता का समयकाल माना जाता है 1500 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। इसमें वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल की बात करें तो इसका कार्यकाल माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक का काल है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। ऋग्वेद काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। वैदिक साहित्य वेद विद धातु व गह प्रत्यय से निर्मित शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान राशि या ज्ञान का भंडार है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान राशि या ज्ञान का। इंपॉर्टेंट करके ध्यान में रखना है मित्रों, देवीय ज्ञान का अंश होने के कारण वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। यानी कि वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, क्यों? देवीय ज्ञान का अंश होने के कारण। अर्थात वेद किसी भी पुरुष की विशेष की कृति नहीं मानी जाती है, किसी विशेष पुरुष की रचना नहीं मानी जाती है। वेदों का संकलन करता महर्षि कृष्ण देवपायमान को माना जाता है। यानी कि महर्षि कृष्ण देवपायमान ने वेदों का संकलन किया था। वेदों का व्यास या विस्तार करने का कार्य किसने किया? वेद व्यास जी ने।
वेदों की संख्या की बात करें तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद ऋग श्लोक देवताओं को समर्पित है। यजुर्वेद यजुष अर्थात कर्मकांड, गद श्लोक गद पद दोनों में लिखा हुआ है, इसलिए इसे चंपू भी कहते हैं। यानी कि ये जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा हुआ है, इसी कारण से यजुर्वेद को चंपू कहा जाता है। अब वेद त्रय में किसको शामिल करते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रय में शामिल करते हैं। अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद इसके अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि अथर्ववेद सबसे अंतिम का वेद माना जाता है। अब इनके पुरोहित की बात करें तो वेदों को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? पुरोहित। ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता या होत्र, और यजुर्वेद को पढ़ने वाला अध्वर्यु, और सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता, और अथर्ववेद को पढ़ने वाला ब्राह्मण या ब्रह्म या ब्राह्मण कहलाता है। अथर्ववेद आप ध्यान में रखें, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ब्रह्म या ब्राह्मण कहलाता है अथर्ववेद को पढ़ने वाला। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। आगे क्लास हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट्स करके मुझे बताएं मित्रों। और यदि कुछ आपको ऐसा नज़र आ रहा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप उसके लिए मुझे कमेंट्स कर सकते हो। इन नोट्स की PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। जब यहाँ पर कम से कम हमारी 10 घंटे की क्लास हो जाएगी, तब मैं जो नोट्स हमने पढ़ लिए हैं उन सारे नोट्स की PDF टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है मित्रों, तो यहाँ तक हम आज स्टॉप करते हैं हमारी क्लास को। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।